हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रकरण है ग्रामश्री। ठीक है, आपका ये कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये कविता है। ठीक है, तो आज का पाठ योजना है 7। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रमांक, जो भी आपका क्रमांक होगा वो लिखेंगे। उसके बाद कक्षा कक्षा आप ये प्रकरण जो है ग्रामश्री कविता आप एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है कक्षा 9 का, तो यहाँ पे कक्षा 9 लिखेंगे। उसका विषय आपका है हिंदी विषय का है तो हिंदी लिखेंगे। अब जिस विषय का पढ़ाएंगे उस विषय का नाम लिखेंगे। उसका है प्रकरण, जो हमारा प्रकरण है ग्रामश्री कविता। उसका है अवधि, आप पूरे लेसन प्लान का जितना मिनट होगा उतना अवधि लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखेंगे। यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनर होगा जब वह चेक करेंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि किस डेट पे कौन सा प्रकरण आप पढ़ाए थे, कौन सा लेसन प्लान आप पढ़ाए थे। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे सारे लेसन प्लान आप तक पहुंचती रहेगी, और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में आप मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों को कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। सेकंड पॉइंट है छात्रों को कविता के शब्दों का उच्चारण करना सीखना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छात्रों को सुमित्रा नंदन पंत की सामान्य जानकारी देना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसमें आप इस चैप्टर को पढ़ाने से क्या है, यदि आप पढ़ा रहे हैं इस कविता तो छात्रों में कविता का किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, कौन कौन सी रुचि उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में विशेष उद्देश्य में लिखा जाता है। ठीक है, विशेष उद्देश्य मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कविता का भाव स्पष्ट करने में सक्षम हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है छात्र गांव की सुंदरता बता पाने में सक्षम होंगे। तीसरा पॉइंट है प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को पहचानने में सक्षम होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है छात्र कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानकर उनसे नए वाक्य बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि में आप पूरे लेसन प्लान को पढ़ाने में क्या क्या विधि प्रयोग करते हैं उस विधि का लिखना होता है। तो यहाँ पे इस कविता को पढ़ाने में कौन कौन सा विधि प्रयोग करेंगे वो लिखना है। ठीक है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, तो व्याख्या करते हुए सह प्रदर्शन के थ्रू आप पढ़ाएंगे तो वो लिखना है व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। उसका प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, आप प्रश्न उत्तर करके भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। ठीक है, शिक्षण सामग्री में आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरा 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि श्यामपट्ट, किताब, चौक, डस्टर तथा मॉडल का प्रयोग, या चार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ट पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट पे आप लिख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ और मृत्यु कब और कहाँ हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आप चार्ट पे बना के आप बच्चों को दिखा के पढ़ा सकते हैं ताकि उनमें भी इंटरेस्ट हो पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिख दीजिएगा छात्रों को गांव की प्राकृतिक मनोहारी या हरियाली के समय होने वाले प्रकृति परिवर्तनों की सामान्य जानकारी प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, इसमें ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी पे आती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और उसमें भी कोई गलतियां नहीं होगी।
इसमें 3 कॉलम बनाना होता है। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें तीसरा कॉलम में लिखना है छात्र छात्राएं क्रियाकलाप, ठीक है। उसके बाद क्रम संख्या में 1 2 3 करके लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन छात्राध्यापक पूछते हैं या छात्राध्यापिका, जो भी आप पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक क्रियाकलाप लिखेंगे और इस महिला होंगे तो छात्राध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग कौन सा देश में रहते हैं, तो छात्र छात्राएं क्या उत्तर देंगे, भारत, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसी यहाँ पे भारत आया आंसर, तो भारत से ही एक क्वेश्चन करेंगे, भारत में खेती किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत में किसके द्वारा किया जाता है, किसान। तीसरा प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न, किसान खेत में क्या उगाते हैं, तो छात्र क्या उत्तर देंगे, धान चावल, ठीक है। तो यहाँ पे धान आया तो इस धान से एक प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न, धान कहाँ उगाते हैं, ठीक है। तो छात्र छात्राएं क्या उत्तर देंगे, खेत में। इस खेत से एक प्रश्न करेंगे 5 नंबर, खेत अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं अधिकतर, गांव में, ठीक है। तो यहाँ पे गांव आ गया, तो इसी से पाठ की घोषणा करेंगे। इसी से पाठ की घोषणा करते हुए कहेंगे, आज हम ग्रामश्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका आता है प्रस्तुतिकरण, हेडिंग देंगे। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पहला है शिक्षण बिंदु, उसके बाद है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप, उसके बाद आता है श्यामपट कार्य, ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप में लिखेंगे, सबसे पहले कवि का जीवन परिचय लिखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के फलसनी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए म्योरो सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया, ठीक है। उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रूपा नामक पत्रिका का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1977 ईस्वी में पंत का निधन हो गया, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण, किरण, बूढ़ा चांद कला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद श्यामपट कार्य में जो वहाँ पे जीवन परिचय दिया गया, यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। तो क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे, ग्रामश्री। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था, ठीक है। निधन 1977 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, सुजन, स्वर्ण, किरण, बूढ़ा चांद कला इत्यादि, ठीक है। आप देख के लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। बोधात्मक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पढ़ाते समय भी कुछ बच्चे ध्यान भटक जाते हैं, तो बीच में कुछ प्रश्न पूछना ही चाहिए। तो पहला प्रश्न है, 1 से 2 आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, 20 मई 1900 को, ठीक है। उसका दूसरा नंबर में है, सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था, तो कब हुआ था छात्र छात्रा उत्तर देंगे 1970 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आता है आदर्श वचन, ठीक है। आदर्श वचन में सबसे पहला जो पंक्ति है कविता का, वो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। जब भी कविता छात्राध्यापक पढ़ाएंगे, यानी कि आप कविता को जब पढ़ाएंगे तो कविता के भाव से पढ़ाइए। कहानी जब पढ़ा रहे हैं तो कहानी का भाव से पढ़ाना है, ठीक है, ये नहीं कि रीडिंग मार देना है। तो यहाँ पे जो पहला पंक्ति है वो लिखना है, ठीक है, छात्राध्यापक पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक को वचन सुनेंगे एवं अनुकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अनुकरण, ठीक है। अनुकरण आप यहाँ शिक्षण बिंदु में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुकरण जो
छात्र अध्यापक जो आदर्श वचन में पंक्ति जो बोलेंगे वो छात्र छात्राएं भी उसको अनुकरण करेंगे। ठीक है, अनुकरण यानी कि दोहराएंगे। ठीक है, वही पंक्ति को, ताकि उनको भी पढ़ने में रुचि हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे व्याख्या। व्याख्या करते हुए उस पंक्ति को छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों को कहानी का अर्थ समझाएंगे। ठीक है, इस पे समझा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पाठ को दोबारा सुनेंगे एवं समझेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 1 से 2 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, खेतों में क्या दूर दूर तक फैली हुई है। शिक्षक पढ़ाने के बाद आप समझाने के बाद पूछेंगे, पहला प्रश्न पूछेंगे, खेतों में क्या क्या दूर दूर तक फैली हुई है। तो छात्र छात्राएं उत्तर देंगे, फसलों की मखमली कमल हरियाली। दूसरा प्रश्न है, कवि तिनकों को क्या बताता है। तो कवि क्या बताता है, उत्तर है हरे तन। ठीक है, इसके आगे अगर दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन लिखेंगे, अनुकरण वचन तथा भावार्थ भी लिखेंगे। ठीक है, जितना भी इस चैप्टर में बढ़ाना चाहते हैं आप उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाने के बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न में आप जो भी पढ़ाते हैं वो बच्चों को कितना समझ में आता है ये जांचने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किया जाना होता है। ठीक है, इसमें आप मिनिमम आप 2 से 3 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, ग्रामश्री कविता किसने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, नीला आकाश नीचे झुककर किसे छूना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। इसमें आप बच्चों को कुछ गृह कार्य करने के लिए देंगे ताकि बच्चे शिक्षक पर ही निर्भर ना रहें, इसलिए कुछ प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, छात्र कविता का भावार्थ लिखकर लाएंगे। ठीक है, जो भी कविता आपने पढ़ाया उस कविता का भावार्थ यानी कि अर्थ लिखकर लाएंगे। ठीक है, यहाँ समाप्त हो जाते हैं ग्रामश्री लेसन प्लान का पूरा कंप्लीट लेसन प्लान। और चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, मैथ माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान भी है और भी मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा बाकी लेसन प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।